Hi everyone, welcome to Magnet Brains हिंदी मीडियम। डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th इंग्लिश की रीडर बुक चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है इस्मत चुगताई, अ लेडी विद अ डिफरेंस। इस पूरे वीडियो में हम चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे। आपको बता दूं कि लाइन बाय लाइन जो है हम इसका दोनों लैंग्वेजेस में मीनिंग समझेंगे। इंग्लिश में मैं आपको रीड करके बताऊंगी ताकि प्रोनाउंसिएशन समझ आए, एंड हिंदी में मैं आपको दूंगी उसका एक्सप्लेनेशन। अब जैसे ही नाम आता है इस्मत चुगताई, मैं आपको बता दूं ये एक बहुत ही वंडरफुल लेडी रही हैं जिन्होंने, बोलते हैं ना, परंपराओं को बिल्कुल चुनौती दी है, एंड बहुत बढ़िया इनकी कहानी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। एंड ये रहा इनका फेस, इस्मत चुगताई। होपफुली शायद आपको नहीं पता हो, लेकिन आप जब अपने पापा मम्मी या दादा दादी से पूछेंगे तो उन्होंने इनका नाम ज़रूर सुना होगा। अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़, ऑथर का नाम, यानी इनके बारे में किन्होंने लिखा है। अब आप जैसे समझते हैं ये किसी इंसान की कहानी है, रियल इंसान की, तो हम उसे कहते हैं बायोग्राफी। आई होप सभी समझते हैं बायोग्राफी क्या होती है। ठीक है, किसी इंसान की जीवनी पूरी, कि उन्होंने जीवन में क्या स्ट्रगल किए, क्या क्या उनकी स्टोरी थी, है कि नहीं, तो उसे हम बायोग्राफी कहते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर स्टोरी को मैं ऑटोबायोग्राफी नहीं कहूंगी क्योंकि ये इस्मत चुगताई जी ने खुद नहीं लिखी है। तो यहाँ पे हमारे ऑथर का नाम क्या है, एम असदुद्दीन। सो आपको अगर एग्जाम में आएगा कि ऑथर नेम राइटर नेम क्या है, सो डू रिमेंबर यू हैव टू नोट दिस डाउन। ऑल क्लियर? चलो, अब इस्मत चुगताई सोच रहे होगे मैम इन्होंने क्या किया, आप इनका नाम ले रही हैं और चैप्टर के नाम से दिख रहा है अ लेडी विद अ डिफरेंस, एक ऐसी वुमेन जो समाज में बदलाव लाई, वो खुद बदलाव थी। तो इस्मत चुगताई, Urdu's most courageous and controversial writer, had become a legend in her own lifetime, as much for her unconventional writings and as for her mercurial personality. अब इतने भारी भारी शब्द हो गए, लेकिन घबराने का नहीं, ग्लॉसरी अपने पास है, सारे वर्ड्स मैं बताती जाऊंगी। बस आपको क्या करना है, वीडियो को अच्छे से सुनना है, और कुछ समझ नहीं आए तो बार बार देखो, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है इस्मत चुगताई जी जो थी, शी वॉज उर्दूज मोस्ट करेजियस। उर्दू यानी अब हम बात कर रहे हैं उर्दू लिटरेचर में इनका बहुत ज़्यादा योगदान है ना। उर्दू लैंग्वेज होती है, हमें पता है, तो उसमें भी लिटरेचर होती हैं, कहानियाँ होती हैं, स्टोरीज होती हैं। तो इनमें ये बहुत बड़ा बदलाव लाई थी। करेजियस यानी साहसी राइटर, और ऐसी यानी हम मानते हैं पहले के टाइम से वुमन की क्या इमेज रही है, क्या स्टेटस रहा है सोसाइटी का, यानी उनको इतना फ्रीडम नहीं रहती थी सब कुछ करने की, लेकिन इन्होंने अपनी बातों से, अपनी कहानियों से, अपने उस जज्बे से बहुत बड़ा बदलाव लाया है ना। अनकन्वेंशनल राइटिंग्स एज फॉर हर मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल का मतलब बेटा होता है चंचल। उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी, यानी समाज की जो वो पुराने ढर्रे वाली बातें जिनका कोई सेंस नहीं है, वो ये नहीं मानती थी। उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी, जो सही तो सही, जो गलत तो गलत। तो मर्क्यूरियल का मतलब आज हम सब नोट करेंगे क्या है, चंचल टाइप की पर्सनालिटी थी उनकी, यानी बहुत मजेदार थी। उनके अंदर जोश भी था तो उनके अंदर बचपना भी था। तो बहुत प्यारी आपको इनकी कहानी लगेगी। एंड कहानी में कुछ मैं सवाल पूछूंगी आपसे, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए आगे आते हैं। थोड़ा बहुत इनके बारे में दिया गया है। बॉर्न एट अ टाइम व्हेन द इंडियन सोसाइटी, particularly the Muslim part of it, was largely orthodox and tradition bound, and women spent their whole life behind the पर्दा। ये क्या है, पर्दे की बात हो रही है, कर्टन, पर्दे के पीछे जैसे हम कहते हैं। चुगताई challenged the mores and values of her time and fiercely advocated selfhood and self-definition for women. एक चीज याद रखिएगा, पलक मैम यानी मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, मैं इंग्लिश को देख के सिर्फ आपको हिंदी नहीं बताती हूँ। मेरा मकसद यह है कि मेरे सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश में एक्सपर्ट बने, सिर्फ 9th क्लास में नहीं, हर क्लास में आप एक्सपर्ट्स रहो। सो उसके लिए आपको उच्चारण जानना जरूरी है, और वो तब आएगा जब आपकी टीचर आपको पढ़ के सुनाएगी। तो जब मैं ये पढ़ रही हूँ, मेरे साथ आप लोग भी रीडिंग जरूर करेंगे। आई होप इट इज वेरी क्लियर। अब मैं आपको इसका मतलब समझाती हूँ। यहाँ पे बता रहे हैं बॉर्न एट अ टाइम, यानी इस्मत जी का जन्म ऐसे वक्त में हुआ था जब हमारी इंडिया की जो सोसाइटी, एंड स्पेशली जो मुस्लिम हम कम्युनिटी की बात करें, तो वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशन बाउंड थे, यानी धार्मिक जो हमारी पुराने ढर्रे की मान्यताएं हैं उससे वो बाउंडेड थे। एंड ज़्यादातर यही माना जाता था, खैर आज भी ऐसा काफ़ी प्रिवेलिंग है, कि औरतों को पर्दों के पीछे ही रहना चाहिए, उन्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए, है ना, सो ऑन एंड सो फोर्थ चीज़ें। तो इस टाइम में भी, मतलब देखो आज तो चलो चेंजेस बहुत आ गए हैं, लेकिन उस टाइम में जब इतनी सारी इस चीज़ों का खौफ था, तब भी चुगताई यानी इस्मत जी ने चैलेंज किया मोर्स एंड वैल्यूज। बेटा
मोर्स का मतलब होता है रस्म रिवाज, यानी उस टाइम में जो मान्यताएं थी इनकी कम्युनिटी की, उनको इन्होंने चैलेंज किया, यानी जो इन्हें लगता था सही नहीं है उनको इन्होंने चुनौती दी एंड फियर्सली एडवोकेटेड सेल्फहुड, और फियर्सली यानी निडरता से उन्होंने अपनी पहचान बताई, डेफिनेशन बताई कि एक औरत क्या होती है, आप क्यों अंडर एस्टिमेट करते हैं। ऐसा कहाँ दिया गया है कि भाई औरत को आप अंडर एस्टिमेट करें जब हम में इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं। तो ये सब चीज़ों से जो है इस्मत जी लड़ी हैं। आज कहीं ना कहीं एक बहुत बढ़िया इमेज है फेमिनिज्म की, यानी जिसे हम फेमिनिज्म एक्चुअल में कहते हैं ना, ये वो थे जो बदलाव लाए हैं ताकि आज हम जितनी भी वुमेन हैं सब, देखो ना आज हम भी काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग, है ना, वुमेन कैन डू एवरीथिंग राइट। तो ये इन्हीं सब के योगदान है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे समझ आया, यहाँ पे एक वर्ड आया होगा जिसमें शायद कुछ लोग कंफ्यूज हुए हों, ऑर्थोडॉक्स। बेटा ऑर्थोडॉक्स वर्ड बहुत यूज होता है, इसका बेसिकली मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो बहुत सारे लोग मानते हो लेकिन पुराने ढर्रे की हो। होता है ना, हजारों लोग मान रहे हैं लेकिन वो चीज़ गलत हो, तो ऑर्थोडॉक्स। जैसे पुरानी मान्यता है कि औरत को बाहर नहीं जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए, कोई करेक्ट रीजन नहीं है, तो इन टाइप की चीज़ों को ऑर्थोडॉक्स पर्सनालिटी और ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग कहते हैं। क्लियर है बिल्कुल। चलिए आगे आते हैं। विद ब्रूटल फ्रैंकनेस and devastating honesty, she pointed her accusing finger at the superstitions, follies and foibles prevalent in the society, especially the injustice meted out to women. Brutal frankness, brutal का मतलब क्या होता है, एकदम मार देने वाली, brutal। तो brutal frankness यानी एकदम frank इंसान कौन होता है, जो सीधे सीधे मुंह पे बोल रहे कि भाई ये गलत है। ऐसा नहीं है कि लोगों के डर में समाज क्या बोलेगा या मेरा क्या लेना देना, यार इसकी लाइफ है ये जाने रही, बिल्कुल फ्रैंक रहती थी वो। एंड डिवास्टेटिंग ऑनेस्टी, और बिल्कुल ऑनेस्ट, यानी आज ऐसा बहुत बार होता है, हम समाज में इतनी चीज़ें देखते हैं और आपके साथ भी एक्सपीरियंस होगा। आपको पता है, अगर जितने भी यहाँ बॉयज़ ये वीडियो देखेंगे आपको शायद लगता होगा कि आपके घर में आपकी सिस्टर को या आपकी मदर को, कोई भी हो या आपके कोई फ्रेंड हो, उसको अननेसेसरी बाउंडेशन दी जाती है। तुम्हें पता है वो गलत है लेकिन तुम बोल नहीं पाते। पर ऐसी इस्मत जी नहीं थी, वो बिल्कुल ऑनेस्ट थी, बिल्कुल जो भी चीज़ उन्हें सही लगती थी वो सीधे लोगों पे सवाल करती थी, है ना। पॉइंटिंग हर अक्यूजिंग फिंगर, यानी पॉइंटिंग हर अक्यूजिंग फिंगर यानी उंगली उठाना। किस पे उंगली उठाती थी, सुपरस्टिशियस, यानी जो अंधविश्वास होते थे, ढोंग होते थे, ये माना जाता था कि ऐसे निकल जाओगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, है ना, मान्यताएं जो होती हैं, है कि नहीं। फॉलीज एंड फॉइबल्स यानी मूर्खताएं और कमजोरियां, सब पे वो उंगली उठाती थी जो सोसाइटी में प्रेवलेंट थी। यानी स्पेशली उनका मेन फोकस किस पे था, औरत के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, जो उन्हें फ्रीडम से नहीं जीने दिया जा रहा है ना, जबकि वो पूरे परिवार को संभालती है, घर संभालती है, बाहर संभालती है, बट फिर भी उनके साथ इनजस्टिस, तो क्यों, तो उन सब पे जो है इस्मत जी उंगली उठाया करती थी। आगे आते हैं। She had a special place among her illustrious contemporaries in the field of Urdu fiction. उर्दू फिक्शन यानी ऐसा होता है जो हम मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते हैं, यानी जो स्टोरीज लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, है कि नहीं। तो यानी स्पेशल प्लेस का मतलब है जो ये महान कुछ लेखक रहे हैं, जैसे राजेंद्र सिंह बेदी, सादत हसन मांटो एंड कृष्ण चंदेर, इनके बीच में जो है इस्मत चुगताई जी की भी बहुत बड़ी प्लेस थी, यानी उनका भी बहुत ज़्यादा मान और सम्मान था उर्दू लिटरेचर में। एंड ब्रॉट इनटू इट्स एम्बिट द होल टेरेन ऑफ फेमिनाइन सेंसिबिलिटी with a sharp focus on female sexuality which was hitherto regarded as a taboo। अब मैं आपको बता दूं, आपकी बुक्स में इंग्लिश बहुत प्यारी यूज़ की गई है, तो इसके लिए आपको ज़रूरत होगा हर शब्द का मीनिंग समझने का, तो तभी आपको जो है चैप्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे, ठीक है। तो अच्छे से कॉन्सेंट्रेशन से सब सुनेंगे। यहाँ तक मैंने आपको क्या बताया कि इन सब महान लेखकों के बीच में इनकी वुमेन होने के बावजूद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था इनका, ठीक है। और ब्रॉट इनटू इट्स एम्बिट द होल टेरेन ऑफ, एम्बिट का मतलब यहाँ पे बेटा मतलब है एरिया, यानी अपने एरिया में जितनी उन्होंने चीज़ें लिखी हैं, फीमेल सेक्सुअलिटी से लेके उनकी सेंसिबिलिटी से लेके उन पे जो अत्याचार होते हैं, उनमें जो पावर्स हैं, वो सब उन्होंने इंक्लूड किया था, विच वॉज हिदरटू रिगार्डेड एज अ टैबू। अब बेटा हिदरटू वर्ड का मतलब होता है अब तक।
जिसे अब तक आप एक टैबू मानते थे। टैबू का मतलब होता है ऐसी चीज जिसके बारे हम बात नहीं करते, कलंक मानते थे, अरे बाप रे। जैसे आज भी मैं बताऊं, व्हेन वी टॉक अबाउट फीमेल मेंस्ट्रुएशन, जब हम पीरियड्स की बात करते हैं तो लोगों को टैबू लगता है। हो सकता है जो वीडियो सुन रहे हैं उनको बोलते अरे मैम ने पीरियड्स बोल दिया। तो ये चीजें जो अब तक टैबू मानी जाती थी अननेसेसरली, जिनका कोई सेंस भी नहीं है टैबू मानने का, उन पे जो है इस्मत जी ने बहुत ज्यादा सवाल उठाए हैं, है नहीं, और लोगों से जवाब मांगा है कि भाई इनका रीजन क्या है। ओके, चलिए हिदरटू का मीनिंग जरूर लिख लेना है ना अब तक। Her writings have transformed the complexion of Urdu fiction in significant ways by bringing about a change in the attitudes in terms of reference in assessing literary merits of works in Urdu। यानी उर्दू लैंग्वेज में ही उनकी जो उन्होंने चीज़ें लिखी हैं, उनके लेखन ने बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया। यानी पहले पुराने ढर्रे की मान्यताएं चलती थी, लेकिन इनके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लोगों के देखने के नज़रिए में, लोगों के एटीट्यूड में, वुमेन्स को कैसे देखते हैं वो, उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है। Her contribution to the language, word, racy, colloquial, idiomatic with a liberal sprinkling of expressions, special to women with its raw and rough edges, intact as it was spoken by women of Agra, Aligarh, Rai Bareli and some parts of Rajasthan, is no less remarkable। इसका मतलब क्या है बताती हूँ। देखो, उनका जो लैंग्वेज में कॉन्ट्रीब्यूशन था, लैंग्वेज का मतलब है जो चीज़ बोलते हैं, जैसे उर्दू है तो उर्दू मान लो, हिंदी है, इंग्लिश है, तो लैंग्वेज में जो उनका कंट्रीब्यूशन तक कैसे था। यानी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उनकी लिखने की तरीके को। बेटा हर इंसान का एक लिखने का तरीका होता है ना। जैसे मान लो शेक्सपियर है, ठीक है, अब शेक्सपियर नाम बोला तो लोगों को लगता है काफ़ी ज़्यादा उनकी पोएम समझ नहीं आती है, तो उनका लिखने का तरीका अलग है। रस्किन बॉन्ड का लिखने का तरीका अलग है। तो वैसे ही इस्मत चुगताई जी के लिखने के तरीके में कैसा होता है, बहुत ही वर्ड, बहुत ही रेसी, कोलॉक्युअल, यानी बहुत ही ज़्यादा बोलचाल के मुहावरे यूज़ करती हैं। वो मुहावरे क्या होता है, किसी को ताने देने टाइप भी होते हैं, थोड़ा सा काज़म यूज़ करती हैं। वो बहुत ही बढ़िया तरीके से भाषा वो यूज़ करती हैं एक्सप्रेस करते हुए। एंड उनके जो एक्सप्रेशंस होते थे, उनकी बातें, जो वुमेन है, मतलब सबसे मेन जिन पे वो फोकस कर रही हैं वो लोग भी बोलते थे। यानी आगरा, अलीगढ़, इन सब पार्ट्स के जो वुमेन हैं वो सब इनके मुहावरे, इनकी जो रेफरेंस है उनको देती थी, जो कि बहुत ही बड़ी बात है अपने आप में, है ना, बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है एज अ राइटर, है कि नहीं। जैसे आज अगर मैंने ये वीडियो बनाया तो भाई इतने सारे लोग अलग अलग देश के मतलब पार्ट से देख रहे हैं ये वीडियो, तो मेरे लिए बड़ा अचीवमेंट है कि नहीं। तो सेम था इस्मत जी के लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट। चलिए तो अब शुरू करते हैं हम हमारी एक्चुअल कहानी। शुरुआत में तो एक इंट्रोडक्शन से था, over here we begin with the actual story। चलिए, Ismat Chughtai was born in the western Uttar Pradesh at a palace called Badaयूं, associated with the memory of Gautam Buddha on August 21st, 1911। Now again आपको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा तारीख नहीं देते हैं हिस्ट्री की तरह, कुछ ही डेट्स हैं, बर्थ डेट होगी, डेथ डेट होगी, तो उसका कृपया करके अपन ज़रूर याद रखेंगे। इस्मत चुगताई जी कहाँ पैदा हुई हैं भाई, यूपी वाले ज़रा खुश हो जाओ। यूपी यानी उत्तर प्रदेश के बदायूं में। अगर इस जगह पे कोई कभी गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसी जगह है ये। मैं तो खैर कभी ऐसा आइडिया नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम ही नाम सुन रही हूँ। बदायूं है, वहाँ पे ये पैदा हुई हैं और ये जो है गौतम बुद्ध जी की मेमोरी से एसोसिएटेड है ना। गौतम बुद्ध जी का यहाँ पे कोई रहा होगा रिश्ता, और अगर किसी को आइडिया है इसके बारे में तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या याद रखना है, उनकी बर्थ डेट, कब पैदा हुई वो, 21 अगस्त 1911। इनका कोई बर्थ फ्रेंड हो जाए, है ना, जिसका बर्थडे 21 अगस्त को हो तो ज़रूर बताना, ठीक है। चलो ऐसे ज़रूर बताना कह रही हूँ, कहाँ बताओगे, कमेंट वाले सेक्शन में, ठीक है। चलो आगे आते हैं। शी वॉज द 9th चाइल्ड ऑफ मिर्जा कासिम बेग चुगताई एंड नुसरत खन्नम। हर फैमिली नेम वॉज इस्मत खन्नम चुगताई एंड शी वॉज कॉल्ड बाय हर निकनेम चुन्नी। बाप रे, 9th चाइल्ड, उस टाइम में तो खैर हमें पता है बच्चों की लाइनें लगती थी, है ना। तो 9th चाइल्ड थी वो किसकी, मिर्ज़ा कासिम बेग चुगताई, यानी उनके पिताजी का नाम है मिर्ज़ा कासिम बेग चुगताई और उनकी माताजी का नाम क्या है, नुसरत खन्नम। उनकी फैमिली का नेम क्या था, इस्मत खन्नम चुगताई, लेकिन सभी का जैसे निक नेम होता है ना, चन्नी मुन्नी टुन्नी, तो इनका नाम है चुन्नी। जैसे मेरा नाम पलक है तो मैं निक नेम बता दूंगी, लेकिन हंसना नहीं कोई, है ना। तो मुझे बहुत सारे निक नेम से बुलाते हैं, पल्लू बुलाएंगे, पालक पनीर बुलाएंगे, या गुड्डो भी, कैसे कुछ कुछ नाम से बुलाते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो इनका नाम क्या था, निक नेम क्या था, चुन्नी। वाह भाई, चुन्नी। चलिए, कासिम बेग चुगताई वॉज अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। कौन है कासिम बेग चुगताई, इनके फादर। इनके फादर क्या थे, एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट थे
who served in different capacities at Agra, Bahrain, Jaunpur, Kanpur, Lucknow and later at different places in the princely state of Mewar like Sujat, Sambar, Balotra, Javra and particularly जोधपुर. ठीक है, तो इनके फादर जो थे, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कौन होता है मैं आपको बताती हूँ. एक ऐसा माइनर जुडिशियल ऑफिसर जो स्टेट के जो है कुछ कुछ केसेस हैंडल करता है. जुडिशरी का हम बेसिकली हम मतलब कहाँ से मान रहे हैं, हम लॉ के उसमें जा रहे हैं, राइट. तो एक जुडिशियल ऑफिसर ऐसा होता है, मान लो तुमको एक एरिया दे दिया, जैसे मान लो अपन लखनऊ ले लेते हैं. ठीक है, लखनऊ का एक एरिया है वो इनके अंडर है, तो उस एरिया में जितने भी केसेस होते हैं, जितनी दिक्कतें होती हैं, वो ये संभालते थे. तो ये कौन थे, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट थे इनके फादर. ऑलराइट, तो ये अलग अलग एरियाज दिए, इनको ऐसे याद करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी. चलिए, ही रिटायर्ड एज डेप्यूटी कलेक्टर इन 1924 एंड रिटर्न टू हिज फैमिली होम एट आगरा. तो उनका अब जैसे रिटायरमेंट होता है, जॉब के बाद लेते हैं, तो वो कैसे रिटायर हुए थे, कौन सी पोस्ट से, डेप्यूटी कलेक्टर की पोस्ट से रिटायर हुए थे इन द ईयर 1924 में. एंड देन वो अपनी फैमिली में वापस आ गए थे आगरा. यानी अभी ये लोग कहाँ रह रहे थे, आगरा में रह रहे थे. पैदा हुआ यूपी में हुई थी, बदायूं में, अब रह कहाँ रहे थे, आगरा में. He soon got fed up with the dirt and filth of गली पंजशाही at Agra and moved to अलीगढ़. सो बेसिकली आगरा में तो रहते थे, लेकिन वो बहुत थक गए थे. फिल्थ यानी क्या होता है, वहाँ पे बहुत हो सकता है गंदगी होती होगी. अब यहाँ गंदगी से हो सकता है एरिया में गंदगी हो या फिर आसपास लोगों का माहौल अच्छा नहीं हो, तो इस कारण से जो है वो अलीगढ़ शिफ्ट हो गए थे. कहानी बिल्कुल क्लियर है, फ्लो चार्ट के फॉर्म में बताऊंगी बेटा. मेरे यूपी में पैदा हुई, कौन, इस्मत जी. फिर उनकी फैमिली कहाँ रहती थी, आगरा में. फिर आगरा में उनको अच्छा नहीं लगा, डर्ट और गंदगी बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे, तो वो कहाँ मूव कर गए, अलीगढ़ में. आई होप इट इज क्लियर. चलिए, however the Maharaja of Jodhpur called him back with honor to Jodhpur where he served again as the judicial magistrate. He died in 1937. लेकिन हो सकता है उनके पिताजी का काम इतना अच्छा हो कि जोधपुर के जो ये महाराजा हैं, इन्होंने इनको बुलाया कि आप वापस आ जाइए, आप हमारे यहाँ काम कीजिए. एंड जहाँ पे उन्होंने फिर से जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की सर्विस दी एंड फाइनली जो है उनकी मृत्यु हो गई, उनका देहांत हो गया इन द ईयर 1937. ओके, क्लियर है. चलिए आगे आते हैं. Being the ninth child of her parents and that to a girl, her birth into the world was not greeted with enthusiasm by her parents or other members of the family. अब तुम एक बहुत ही कॉमन सी चीज सोचो, अपने परिवार की वो नाइन्थ चाइल्ड थी, पहले इतने बच्चे कर चुके थे, नाइन्थ चाइल्ड थी. एंड यूजुअली लोगों की ये मान्यता होती थी, अभी का मुझे नहीं पता कि भाई सबकी वैसे भी अलग अलग मान्यता है, कि बेटा होना चाहिए. मिलता क्या है बेटे से समझ नहीं आता, लेकिन बेटा होना चाहिए भाई, तो ये एक मान्यता रहती है. तो वो नाइन्थ चाइल्ड हुई, नाइन्थ चाइल्ड दैट टू वाज अ गर्ल. तो उनका इस दुनिया में आना बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म यानी बहुत ज़्यादा खुशी से ट्रीटेड नहीं हुआ था. मतलब उनकी मम्मी को भी ऐसा कभी नहीं लगा, यानी उनकी कभी उतनी केयर नहीं की गई. यानी आज जिस लेडी के बारे में हम पढ़ रहे हैं जो इतना बड़ा बदलाव लाई, बचपन में ऐसा नहीं था कि उनके आने से कोई खुशी हुई हो, ना उनकी इतनी केयर की जाती थी और ऐसा बताया जाता था कि इनकी ज़रूरत ही नहीं थी दुनिया में आने की. डिस्क्राइबिंग द ओकेजन ऑफ हर बर्थ शी सेज. एंड जब भी इस्मत जी के पूछा गया कि आपका जन्म का क्या ओकेजन था, कैसा था, तो ये इस्मत जी के एग्जैक्ट कहे हुए वर्ड्स हैं. क्यों? बिकॉज ये हैं बेटा इन्वर्टेड कॉमास में. एंड इन्वर्टेड कॉमा में है तो ग्रामर का ज्ञान याद करते हुए हम क्या बताएंगे कि ये क्या है बेटा, डायरेक्ट स्पीच है. मैं हमेशा रिलेट करके पढ़ाती हूँ, ठीक है, तो इससे क्या पता चलेगा, डायरेक्ट स्पीच है, यानी इस्मत जी के एक्चुअल कहे हुए वर्ड है. माई मदर वॉज ड्रेसिंग अप टू अटेंड द मैरिज ऑफ हर फ्रेंड्स डॉटर इन दी नेबरहुड. यानी वो ऐसे बात बताती हैं कि उस टाइम की बात है, मेरी मम्मी यानी पड़ोस में जो है शादी हो रही होगी, तो मेरी मम्मी तैयार हो रही होंगी वहां जाने के लिए. The cleaning woman was sweeping the floor when I chose to arrive into the world unannounced. यानी इस टाइम पे जब उनकी माँ जा रही थी शादी में, तो ऑफ कोर्स वो प्रेग्नेंट होंगी. क्लीनिंग वुमन यानी जो घर में हमारे मेड्स होती हैं जो साफ सफाई कर रही हैं, तो बता रही थी कि वो मेड झाड़ू लगा रही थी. एंड उसी वक्त आई चोज टू अराइव इनटू द वर्ल्ड, और उसी वक्त मेरा जन्म हुआ अनअनाउंस्ड. यानी ऐसी कोई बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट नहीं हुई कि उनको 2-3 दिन पहले हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, एंड ऐसा कुछ भी नहीं था. When my brothers and sisters were born, the MEM, the white nurse or midwife used to come. तो ऐसे कंपेयर करके बताती हैं कि जब मेरे भाई बहन पैदा हुए थे, तब एक नर्स यानी जिन्हें मैम कहा जाता है, जो वाइट नर्स होती हैं बेसिकली, जो डिलीवरी करती हैं, वो आया करती थी.
बट माई डिलीवरी वॉज मैनेज्ड बाय दी स्वीपरेस। बोला लेकिन मेरी डिलीवरी जो है स्वीपरेस, स्वीपरेस कौन भाई, जो झाड़ू लगा रही थी उस वक्त, बताया ना साफ सफाई कर रही थी, मेड, झाड़ू लगाने वाली ने जो है इनकी डिलीवरी की है। दैट इज वाई माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टीज्ड मी बाय कॉलिंग मी अ स्वीपरेस ऑफस्प्रिंग। और इसी वजह से होता है ना, भाई बहन तो खैर बहुत ही छेड़ते हैं, परेशान करने में एक्सपर्ट हैं, ताने मारने में, तो इसलिए इनके भाई बहन इनको टीज करते थे, क्या बोलते थे, अ स्वीपरेसेस ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का बेटा आप अगर साइंस पढ़ते होगे आपको मतलब समझ आएगा, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतान, बच्चा। तो इनके भाई बहन इनको क्या चढ़ाते हैं, अ स्वीपरेस ऑफस्प्रिंग, यानी एक झाड़ू लगाने वाली की तुम बच्ची हो, ऐसा इनके भाई बहन इनको टीज करते हैं। तो आप देख ही लेंगे, शुरुआत से आपको समझ आ गया कि भाई इनके आने से दुनिया में कोई खुशी नहीं हुई है और इनके लिए कोई स्पेशल, मतलब सोचो नर्स तक नहीं बुलवाई थी, स्वीपरेस नहीं जो है इनकी डिलीवरी करी है। Rather than suffering from any inferiority complex, I also started to believe that I was not my parents' child, but the sweetresses who fed me with milk. तो यानी ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, तुम खुद इमेजिन करो यार, तुम्हारे घर में अगर तुमको तुम्हारे पैदा होने पे कोई खुशी नहीं हो, तुमको ढंग से ट्रीट नहीं किया गया हो तो कैसा लगेगा। लेकिन rather than suffering यानी ऐसा कोई हीनता वाला कॉम्प्लेक्स, इन्फीरियर, उन्हें बुरा फील नहीं किया, छोटा फील नहीं किया, उन्होंने तो यही मानना शुरू कर दिया था कि मैं अपने माता पिता की बच्ची नहीं हूँ, मैं वो झाड़ू लगाने वाली, वो स्वीपरेस या वो मेड की ही बच्ची हूँ जिन्होंने मुझे दूध पिलाया, यानी जो मेरे होते हैं ना बचपन में बोलते हैं दूध पिलाने वाली माँ, तो उनके लिए वो वही थी, यानी उन्हें कुछ बुरा नहीं लगा। क्यों भाई, झाड़ू वाली की बच्ची होने में क्या ही बुराई है। तो इनकी सोच देखो पहले से ही अलग थी। Burdened with so many children and other responsibilities, her mother had no time for her. And of course 9 बच्चे, भाई आज के टाइम में एक पालना मुश्किल है, अब 9 बच्चे हैं तो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बर्डन होगा उनके ऊपर, तो इस कारण से भी उनकी माँ के पास जो है ना, इस्मत जी के लिए कोई भी वक्त नहीं होता था कि अपने बच्चे को वक्त दें, कुछ बता पाएं, ऐसा कुछ भी नहीं था। Not to speak of cuddling, cajoling and pampering, which every child is used to in an Indian household. Even the necessary motherly duties were performed by the ayah when she was an infant, and later when she grew up by her elder sister Farhat Khanam alias Manju. अब मैं आपको बताती हूँ, यानी यहाँ पे इस्मत जी बता रही हैं कि आप कडलिंग, यानी बच्चे को कडल कैसे करते हैं, अली मिलो सोना बच्चा, प्यारा बच्चा, यहाँ बहला या फुसलाते हैं हम उसको, उसके साथ खेलते हैं, वो तो आप सभी ने देखा ही होगा, कैसे ही बच्चे देखते हो और सबकी जो है आवाज़ बदल जाती है, बहुत प्यार से बात करते हैं, पूरे दिन उनके साथ खेलते हैं, बातचीतें करते हैं। तो ये इस्मत जी कहते हैं ये चीज़ तो तुम छोड़ ही दो, है ना, तुम तो जो बेसिक मदरली ड्यूटीज़ भी होती है ना, बेसिक वाली, वो भी उनकी आया परफॉर्म करती थी। आया होती हैं जो बच्चों को पालती हैं, है ना, तो जब तक वो इन्फेंट थी, यानी जब तक वो चल फिर नहीं सकती थी, बहुत ही छोटी थी, तब तक मतलब वो बेसिक मदरली ड्यूटीज़ भी उनकी आया निभाती थी। एंड जब इस्मत जी थोड़ी बड़ी हो गई तब ये ड्यूटी जो है उनकी बड़ी बहन फरहत खनम अलियास, यानी उनका एक और नाम जो घर में नाम हम बोलते हैं मंजू। सो यानी वैसे तो हम सभी जानते हैं एल्डर सिस्टर, बड़ी बहन माँ की जैसी ही होती है, क्योंकि मैं माई सेल्फ आई एम एन एल्डर सिस्टर, तो एक वो फीलिंग रहती है। तो यानी बचपन से ही उनको मदरली लव ऐसा कुछ मिला ही नहीं, आया ने पहले संभाला एंड उनके बाद उनके बड़ी बहन ने उनको सारा ज्ञान दिया, सारा पाला पोसा। इनफैक्ट Ismat Chugtai had begun to look upon Manju not as her elder sister but as her mother and gave her all respect and affection as long as she lived. तो क्योंकि यार अब तुमको होता है ना, भाई बहन से, बड़े भाई या बड़ी बहन से अगर होता है, बहुत आपको पालते पोसते हैं तो एक कनेक्शन हो जाता है। तो इस्मत जी तो मतलब वो उनको बड़ी बहन की तरह नहीं, मंजू जी को वो माँ की तरह देखती थी एंड उनको पूरा रिस्पेक्ट एक माँ की तरह पूरा प्यार देती थी जब तक वो जिंदा रही। As far as mother was concerned, and अगर हम उनकी माता जी की बात करें, इस्मत चुगताई's feelings about her were very complex. तो बहुत होते हैं, बहुत अजीब से रिश्ते होते हैं, कभी कभार हम अपने पेरेंट्स के साथ रिश्ता बता नहीं सकते, किसी की लाइफ में बहुत अच्छा चलता है, किसी की लाइफ में कुछ और होता है। तो अब इस्मत जी के साथ वैसे उनके जो है पेरेंट्स खुश नहीं थे और उनकी माता जी भी काफ़ी मतलब ज़्यादा भी उनसे हैप्पी नहीं थी वो, तो इस्मत जी की फीलिंग उनकी माँ के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स थी, बहुत ही अजीब थी, मतलब वो बयां नहीं कर पाती थी। So ingrained was her sense of childhood deprivation that she later on commented, "Amma used to hate me perhaps." यानी मैं आपको बताती हूँ इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब समझना है, इंपॉर्टेंट लाइन है। Ingrained was her sense of childhood deprivation. बेटा
डिप्राइवेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज की कमी होना, ठीक है बेटा, किसी चीज की कमी होना। एंड नाउ व्हेन आई से चाइल्डहुड डेप्राइवेशन, इसका मतलब क्या हुआ? बचपन की कमी। देखो इंसान का बचपन एक बहुत ही खास पल होता है, तो उसमें हमारी यादें कैसी रहती हैं? हमारे मम्मी पापा ने हमारे साथ इतना खेला, हमें इतना पाला पोसा, प्यार दिया, ये सब किया, तो वो बचपन तो उनका रहा ही नहीं था। सो इनग्रेन्ड, इनग्रेन्ड का यहाँ पे मतलब है बिल्कुल भरी हुई थी वो अंदर से। इंसान एक भर जाता है ना, तो मतलब वो अपने चाइल्डहुड ना जीने के अंदर इतने दबाव में थी कि कैसे उनके पेरेंट्स उनसे मतलब बहुत ज़्यादा प्यार नहीं करते थे, खुश नहीं थे। तो लेटर मतलब इस्मत जी ने ये भी कहा, अम्मा यूज टू हेट मी। अम्मा यानी उनकी माँ जो है शायद उनसे नफरत ही करती थी। और ये बहुत ही बड़ी बात है, बोलने में आसान लग रही है, लेकिन जब आप खुद पे अप्लाई करके देखोगे ना, बहुत दिल हर्ट होता है। क्योंकि माँ एक समथिंग है यार, चोट लगती है माँ बोलते हैं, है नहीं? माँ का नाम हर बार निकलते आता है। तो इस टाइम पर उनको ये लगता था कि उनकी माँ जो है शायद उनसे नफरत ही करती थी। दिस क्रिप्टिक सेंटेंस सेज अ लॉट अबाउट हर इनरमोस्ट फीलिंग्स। और ये एक हिडन सेंटेंस, बहुत छोटा सा सेंटेंस है, क्योंकि और ज़्यादा उन्होंने नहीं बताया, लेकिन ये उनकी अंदर की जो भावनाएं हैं, जो बचपन में उनके साथ जो एक्चुअल में वो चाहती थी नहीं हुआ, हल्का सा भी प्रेम जो नहीं मिला उन्हें, तो उनके अंदर दबी हुई जो फीलिंग्स है उनको दर्शाता है। A psychoanalyst would certainly trace the seeds of rebellion in Ismat Chugtai to her neglect and deprivation as a child. Psychoanalyst basically कोई मनोविश्लेषक को आप अगर बोलो तो इस्मत चुगताई जी के दिमाग में आपको रेबिलियन यानी किसके लड़ने के जो है बिल्कुल रेबल बन जाने के बीज मिलेंगे। और ये बीज क्यों होते हैं? कहीं ना कहीं इंसान का जैसे बचपन जाता है या उसकी लाइफ में जो चीज़ें आती हैं वो इसे बना देती हैं, ये आप सब भी मानते होंगे। तो बचपन में एज अ चाइल्ड उनको निग्लेशन मिला, उनको बहुत प्रेम नहीं मिला, बिल्कुल लेफ्ट आउट फील करती थी वो, तो कहीं ना कहीं उनको रिबेल के बीज आ गए। लेकिन ये बीज उन्होंने सही डायरेक्शन में डाले, ये बीज उन्होंने औरत की दशा के लिए लड़ने के लिए यूज़ किए, विच इज़ वेरी एब्सोल्युटली वंडरफुल। तो एक जीवन में एक चीज़ याद रखना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो आज उन्होंने बचपन नहीं जिया, लेकिन उन्होंने भारत की यानी देश विदेश की भी इतनी महिलाओं के लिए जो बदलाव लाया है, दैट इज कमेंडेबल। ओके, चलिए। Ismat Chugtai spent her childhood days playing football and gilli danda, tip cat, riding bicycles, plucking guavas यानी पेड़ों से गुआवा तोड़ती थी वो, and hogging them, wandering about the neighborhood and generally looking for some mischief or the other. तो इस्मत जी का चाइल्डहुड, अब ऑफ कोर्स बचपन में तो उनका ध्यान नहीं दिया जाता था, तो गिल्ली डंडा, फुटबॉल, सारे जो है गेम्स वो खेला करती थी। और जितने भी मस्तियाँ थी जैसे लड़के करते हैं वो करती थी, यानी पेड़ पे चढ़ के गुआवा उतारना या कोई भी मस्ती करना। जैसे हमारी मस्ती, मुझे तो अपने टाइम की याद है कि लोगों के घर की डोरबेल बजा के भग जाना, है ना, ये सब काम करना। तो सारे मिस्चीफ यानी मिस्चीफ इज बेसिकली खुराफाती चीज़ें, खुराफाती आइडियाज़ उन्हें आते थे, ठीक है। तो इस टाइप से उनका बचपन गुजरा। When she saw her brothers riding horses, she insisted on doing the same, and despite her mother's strong opposition, had her way. And जब वो देखती थी कि उनके भाई जो हैं घोड़े चलाते थे, है ना, घोड़ों पर राइड करते थे, तब वो भी जिद करती थी कि भाई मैं क्यों नहीं कर सकती। और उनकी माँ का स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, यानी उनकी माँ तो उनको बिल्कुल ही मना कर देती थी, लेकिन इस्मत जी फिर भी जो है घोड़े पर सवार हो जाती थी, हॉर्स को है राइड करती थी। तो यानी कहीं ना कहीं उनकी फैमिली ने उन्हें अपोज किया, बट अगेन वो हिम्मत नहीं आ रही, उन्हें पता था जो सही था, उन्होंने वो किया। एंड बचपन से ही, राइट, अभी की बात नहीं है, उन्होंने बचपन से ही ये चेंज लाए। डे इन एंड डे आउट शी वॉज मेड अवेयर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मैन, वुमेन एंड बॉयज एंड ऑल दी गर्ल्स। डे इन डे आउट का मतलब क्या है कि मतलब दिन रात, जैसे अपन कहते हैं ना हिंदी में, दिन रात, सुबह शाम, उन्हें ये एहसास दिलाया जाता था कि व्हाट इज अ डिफरेंस बिटवीन अ मैन एंड वुमेन, और लड़का और लड़की में फ़र्क क्या होता है। मतलब तुम ये नहीं कर सकती, वो ये कर सकते हैं, तुम में ये फ़र्क है, तुम यहाँ नहीं जा सकती, ये नहीं करना। मतलब दिन रात उन्हें जो है डे इन एंड डे आउट उन्हें ये फ़र्क हर बार समझाया जाता था, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा चिढ़ती थी। But she was not ready to accept her subjugated status as a woman lying down. लेकिन वो तो बिल्कुल टस से मस नहीं होनी थी भाई, उनको बिल्कुल मतलब एक्सेप्ट ही नहीं करना था हर सब्जुगेटेड मतलब क्रश्ड इमेज, मतलब वुमेन की, ए भाई किधर गया, लिखा तो सही, हाँ, मतलब वुमेन की जो क्रश्ड इमेज है, मतलब बिल्कुल ही बिखरी हुई, रोती हुई, मतलब कमज़ोर, वो बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करने को तैयार थी, बिकॉज उन्हें अंदर से पता था मैं खुद एक वुमेन हूँ और ऐसी नहीं हूँ।
तो ऐसी इमेज क्यों बताना, हर औरत को क्यों बताना कि तुम कमज़ोर हो, तुम बाहर नहीं जा सकती, ये नहीं कर सकती। एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है, पर ये बातें बोल बोल के इंसान के अंदर जो है डर बना दिया जाता है। शी रेमिनिसेस विद अ चकल। रेमिनिसेस का मतलब होता है बेटा याद करना। तो यानी जब उनसे बात करी जा रही थी, उनकी बायोग्राफी ऑफ कोर्स लिखेंगे तो उनसे बात कर रहे थे, तो वो ये याद करते हुए बताती हैं। चकल यानी एक हंसी के साथ, एक मुस्कान के साथ। होता है ना, हम कोई पुरानी बात याद करते हैं, एक मुस्कान निकल आती है, तो ऐसे वो कहती हैं realized that being a girl had its advantages। तो वो हंसते हुए कहती हैं कि मुझे ये भी एहसास हुआ कि लड़की होने के काफ़ी एडवांटेजेस भी है, जो आई थिंक बहुत सारी लड़कियां एग्री करेंगी। Abba's standing instruction was that girls should not be pulled by their locks or nose। खैर उनके यहाँ पे फादर का रोल काफ़ी अच्छा रहा है, उनके अब्बा काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थे, तो उनके फादर यानी उनके अब्बा जिसे कहते हैं भाई, तो उनका स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन यानी उनका एक इंस्ट्रक्शन था कि लड़कियों को शुड नॉट बी पुल्ड बाय द लॉक्स और नोज, यानी उनको बिल्कुल भी कंप्लीटली कंट्रोल नहीं करना चाहिए। यानी उनके घर में भी ये कह दिया गया था कि ऐसा नहीं है कि तुम उस पर कमांड लाओ कि नहीं तुम ये ही करोगी, ऐसे तुमको कोई मतलब पुतली नहीं है, कठपुतली नहीं है लड़कियां, तो तुम्हें ऐसा नहीं है कि हुक और क्रुक कि वो मना कर रही है, उसके बावजूद भी अगर तुम कहो कि इसको ये करना है या नहीं करना है। तो ये उनके फादर की बात बहुत अच्छी लगी, दैट अ गर्ल शुड नॉट बी पुल्ड बाय द लॉक्स और नोज, कि कंप्लीटली आप उसको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये उनके लिए बेनिफिट था। इफ गर्ल बीट्स एनीवन, द पर्सन शुड लॉन्च अ कंप्लेन विद द सरकार। Well, there was just one girl and that's me against whom complaint was lodged every other day। तो कहा कि उनके पापा ने कहा था कि अगर वो कुछ परेशानी करे, कुछ करे, तो सरकार के पास कंप्लेन करो। सरकार यानी वो फादर अपने लिए कह रहे थे, यानी पापा जी के पास होता है ना घर का हेड, फैमिली के सरकार कौन, पिताजी या माताजी, तो फादर के पास जाके कंप्लेन करो। एंड सिर्फ एक ही लड़की थी, क्योंकि उनके भाई बहन थे इतने, उसमें से उस एक ही लड़की यानी कौन, इस्मत जी खुद, इस्मत जी की ही कंप्लेन जो है हर दूसरे दिन आती थी, मारने की, लड़ने की, परेशान करने की। However, my brother's reputation in this regard was low, that I was hardly ever punished. On the contrary, they would be reprimanded। तो वही कहती हैं कि लड़की होने का एडवांटेज ये है, मेरे भाइयों की रेपुटेशन इस चीज़ में काफ़ी बेकार थी, क्योंकि मस्तियाँ मैं भी बहुत करती थी, लेकिन मुझे हार्डली कभी पनिशमेंट मिलती थी क्योंकि मैं लड़के थे। और ऑन द कॉन्ट्ररी यानी दूसरे हाथ पे लड़कों को तो रिप्रिमांडेड यानी बहुत खतरनाक पनिशमेंट मिलती थी, मार धाड़ भी होती थी उनके साथ, बढ़िया है ना, पिताजी लगाते थे डंडा। तो यानी ये हाल था। तो ये यहाँ हंसते हुए वो याद करती हैं कि लड़की होने के भी अपने अलग एडवांटेजेस थे। When she was 4 years old, अब वो एक टाइम की बात बताती हैं, एक बार की बात है when इस्मत जी 4 साल की थी, इस्मत चुगताई was introduced to the बगदादी कैदा, अरेबिक फर्स्ट रीडर टू टीच अल्फ़ाबेट्स। अब इसका मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन जितने भी हमारे मुस्लिम फ्रेंड्स यहाँ पे होंगे, मुस्लिम स्टूडेंट्स होंगे, उन्हें पता होगा जैसे अपन इंग्लिश में अल्फ़ाबेट सीखते हैं ना, हिंदी की वर्णमाला सीखते हैं, वैसे ही उर्दू में भी जैसे लेटर्स होते हैं वहाँ पे, तो उसकी भी किताब आती है बगदादी कैदा, है ना, अरेबिक फर्स्ट रीडर है, ताकि आप अल्फ़ाबेट सीख सको, जो कि कुछ इस टाइप की दिखती है। तो जब वो 4 साल की थी तब उनसे इंट्रोड्यूस की, यानी उन्हें धीरे धीरे पढ़ना सिखाया। ट्यूटर वुड कम होम टू टीच चिल्ड्रन, जो ट्यूटर थे, जो सिखाते थे, जिन्हें हाफिज भी यूजुअली आई थिंक कहा जाता है, तो वो घर पे आके उन्हें सिखाते थे। इन हर शॉर्ट स्टोरी बचपन, शी गिव्स अ ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द वे एलिमेंट्री एजुकेशन वाज इम्पार्टेड टू हर। तो यहाँ बताया जा रहा है, इस्मत जी ने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी थी बचपन, जिसमें उन्होंने क्लियरली बताया था, एक डिस्क्रिप्शन दिया था कि कैसे उनकी एलिमेंट्री यानी बचपन की जो प्राइमरी पढ़ाई हुई है वो किस तरह से कराई गई थी। Her early school education began at Agra, where she used to go to the municipal school along with the other children in a palanquin carried by 2 kahars, palanquin bearers। अब ये बताया है कि उनकी अर्ली स्कूल एजुकेशन पहले शुरुआत में याद है ना, वो आगरा में रहते थे, तब शुरू हुई थी। तब उन्हें एक म्यूनसिपल स्कूल में भेजा जाता था बाकी बच्चों के साथ इन अ पैलानक्विन। बेटा पैलानक्विन क्या होती है? पालकी होती है। अब उस टाइम में आगरा में पालकी भी बहुत चलती थी। पालकी वो जो ऐसे 4 लोग उठाते हैं, जिन्हें हम कहार्स भी कहते हैं ना, पैलानक्विन बेरर्स, तो उसमें वो बाकी बच्चों के साथ जाती थी। जैसे आज बच्चे ऑटो में, वैन में, बस में जाते हैं, उस टाइम पे पालकी में जाया करते थे। फ्रॉम आगरा द फैमिली मूव टू बहरा एंड लेटर व्हेन इस्मत चुगताई वाज अबाउट 9 years old, तब अलीगढ़ गए। यानी 4 साल की उम्र में उनकी स्कूलिंग वगैरह चालू हुई, ठीक है, आगरा में। फिर जब वो 9 साल की हुई तो वो लोग कहाँ आ गए? अलीगढ़ आ गए। Somehow she completed reading the Quran at the age of 12। और जब वो 12 साल की हुई
तब उन्होंने कुरान पढ़ना पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। राइट, हमें पता है बचपन में ही बच्चों को धार्मिक चीजें सिखाते हैं, तो यहाँ पे ऐसा होता है कुरान पढ़ना पूरी सीखनी चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने 12 साल की उम्र में कुरान पूरी पढ़ ली। नाउ अब तुम्हें लग रहा होगा यार बहुत अच्छी बात है 12 साल में इन्होंने पढ़ ली, लेकिन rather than complimenting her on her achievement, मतलब सोचो 12 साल के बच्ची ने एक अचीवमेंट किया, उन्होंने कुरान पूरी पढ़ ली, उनको तारीफ करनी चाहिए कि बहुत अच्छा किया बेटा तुमने, वेरी गुड। द मेंबर्स ऑफ हर फैमिली derided her for having accomplished something which Nayyar, her sister daughter, had acquired much earlier in addition to other accomplishments that were considered necessary for competent housekeeping। तो यानी उनकी तारीफ करने की बजाय उनकी इंसल्ट या उनका मजाक उड़ाया था कि तुमसे पहले तो नैयर ने, यानी उनकी बहन की जो बेटी है, उन्होंने, उनकी बेटी बहन मान सकते हैं ना, कज़न बहन मान सकते हैं, उसने जो है ये चीज़ बहुत पहले ही एक्वायर कर लिया, 12 साल की उम्र से पहले ही ये सब कुछ सीख लिया। एंड बाकी सारी चीज़ें भी, यानी मान लो हाउस कीपिंग करना, जैसे लड़कियों को कहते हैं ना रोटी बनाना, घर में कोई आए तो कैसे करना, वो बहुत पहले सीख लिया। यानी उनके कुरान पढ़ने के अचीवमेंट पे उनको तारीफ या कुछ भी एक नहीं दिया, सराहना की, बल्कि उनका मजाक उड़ाते थे उनकी दूसरी सिस्टर से कंपेयर करके। Ismat Chughtai never showed any inclination towards these so-called accomplishments that were considered necessary for a woman to make her life happy, particularly after marriage। तो यानी ये सब जो अकम्पलिशमेंट कहते थे ना कि अरे रोटी बनाना सीख ली, अरे घर साफ करना सीख लिया, अरे ये करना सीख लिया, है ना, कपड़े धोना सीख ली, तो ये अकम्पलिशमेंट उन्हें लगते ही नहीं थे। उन्हें इनकी तरफ इंक्लिनेशन यानी झुकाव था ही नहीं कि औरत को शादी के बाद आज न कल मना करूँगी करनी तो, लेकिन उन्हें कोई बहुत बड़ी हासिल नहीं लगता था कि ये तो इंसान कभी भी अपनी लाइफ में सीख सकता है। When she was 12, यानी जब वो 12 साल की थी, her mother one day gave her an old घाघरा to practice sewing. She did not show the slightest interest। जब वो 12 साल की थी तो उनकी माता जी ने उन्हें पुराना घाघरा दिया ताकि तुम सिलाई बुनाई भी सीखो, लड़कियों को सब कुछ आना चाहिए। तो लेकिन इस्मत जी को उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, स्यूइंग में उनको बिल्कुल भी झुकाव नहीं था कि क्या अभी मैं स्यूइंग, क्या मैं सिलाई बुनाई सीखूं। The same happened when she was asked to learn how to cook। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है जब उन्हें कुकिंग करने को सीखना, कहा कि भाई तुम कुकिंग सीखो, थोड़ा खाना वाना कैसे बनाओगी शादी के बाद, क्या बोलेंगे भाई ससुराल वाले कि घर वालों ने कुछ सिखाया ही नहीं भाई। सो इस्मत फ्लैटली रिफ्यूज टू लर्न culinary स्किल्स। इस्मत जी ने जो है फ्लैटली यानी बिल्कुल मना कर दिया कि मैं अभी ये जो है culinary का बेसिक मतलब होता है किचन से, रसोई से रिलेटेड कोई भी स्किल्स मुझे अभी नहीं सीखने हैं, मुझे इनमें मत डालिए। द मदर वॉज हॉरिफाइड, यानी मम्मी को अब आ गया गुस्सा कि ये लड़की क्या है, एंड बिगैन टू हैव नाइटमेयर्स अबाउट व्हाट वुड हैपन टू सच अ वेवर्ड गर्ल आफ्टर मैरिज। तो उनकी माता जी को बहुत गुस्सा आ गया और उनको तो नाइटमेयर यानी बुरे बुरे सपने आते थे, डरावने सपने आते थे कि ऐसी वेवर्ड यानी ऐसी मनमौजी लड़की का क्या होगा। एंड आज भी काफ़ी लड़कियों को ये कहा जाता है भाई कि मनमौजी हो, कभी ना कभी तो सीखना है। एंड कंपैरिजन में जो लड़कियां जिनको घर के सारे काम आते हैं वो लोगों की नज़रों में बहुत ही ज़्यादा वो होती हैं कि भाई बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत ही संस्कारी लड़की है। तो इसी टाइप की सोच उनकी माता जी की भी थी। द मैटर वॉज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ इस्मत फादर, एंड मम्मी गुस्सा हुई तो पिताजी को तो ज़रूर बताएगी। तो ये बात उन्होंने पिताजी को बताई कि भाई आपकी बेटी जो है कुछ भी घर के काम नहीं सीख रही है। So when he wanted to know why she did not want to learn womanly skills, तो जैसे मैंने कहा उनके फादर काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थे, तो उन्होंने बातचीत की कि बेटा तुम ये womanly skills क्यों नहीं सीखना चाहती हो, and asked her what she would feel with her husband after marriage if she did not know how to cook। तो उनके पिताजी ने कहा कि तुम जब बाद में शादी के बाद अपने पति के साथ रहोगी तो तुम्हें कैसा लगेगा जब तुमको ये स्किल्स या कुछ भी आएगा ही नहीं, खाना पकाने नहीं आएगा, तुम्हें बर्तन धोने नहीं आएंगे, तुम्हें ये सब नहीं आएगा, तो क्या करोगी। तो इस्मत जी का आंसर सुनो। इस्मत जी कहती हैं इफ ही इज पुअर, अगर वो गरीब हुआ, वील मेक डू विथ खिचड़ी, यानी हम खिचड़ी से काम चला लेंगे। ठीक है, इतनी खिचड़ी तो सबको ही बनानी आती, खिचड़ी तो बन जाएगी मुझसे। इफ ही इज रिच, और अगर वो अमीर हुआ, विल कीप अ कुक, तो हम एक रसोई रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, रसोई बनाने वाला रख लेंगे। यानी उनका आंसर इतना सिंपल, इतना एग्जैक्ट था कि उनके पिताजी शॉक हो गए। Her father was rendered speechless by the splendid display of common sense
उनके पिताजी जो हैं एक ऐसी स्थिति में आ गए, रेंडर्ड स्पीचलेस, यानी बिल्कुल ही चुप हो गए, क्या बोले उस पर। यानी उन्हें लगा कि उनकी बेटी का इतना शानदार कॉमन सेंस था, यानी इन चीज़ों की अभी क्या ज़रूरत, सीख लेंगे ज़रूर, लेकिन अभी जिस टाइम पे मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, तब अगर हम सिर्फ इन्हीं कामों में, देखो होता है ये एक थोड़ी प्रैक्टिकल सी बात है, ये चीज़ें आनी चाहिए, सबको आनी चाहिए, लड़का लड़की दोनों को आनी चाहिए, बट सिर्फ आनी चाहिए तब ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जब आप एक चीज़ में बहुत ज़्यादा घुस जाते हो ना, तो आप अपनी स्टडी पे, एजुकेशन में, लाइफ में, क्योंकि उन सब चीज़ों की भी एक एज होती है, मानते हैं राइट, ये करेक्ट एज में आप घुस जाओ तो सही रहता है। और इन्हीं चीज़ों में अगर लड़कियों को घुसा दोगे, घर में रोटियां ही बनानी है, ये ही करना है, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो तभी उनके फादर काफ़ी इंप्रेस हुए उनके कॉमन सेंस से। इट सीम्स शी वॉज ऑलरेडी ऑन द वे to acquire the essential traits of her character, fierce individuality and clear-mindedness about what she wanted and what she did not want. यानी उस टाइम में ये क्लियरली पता चल गया कि उनको जीवन से क्या चाहिए था, कैसी उनकी पर्सनालिटी थी, कि उनको दुनिया में कुछ ना कुछ बड़ा चाहिए था, कि ये है तो ठीक, ये नहीं है तो ठीक, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज वो नहीं रहती थी। When Ismat Chughtai was in the 9th class, अब बात करते हैं जब वो 9th स्टैंडर्ड में थी, जितने भी 9th स्टैंडर्ड के होंगे वो खुश हो जाएंगे, देखो आपकी उम्र में उन्होंने क्या किया। अब ऐसा हुआ जब वो 9th क्लास में आई, मैरिज प्रपोजल्स बिगैन टू अराइव। भाई लड़की जवान नहीं होती है कि शादी के रिश्ते आने लगते हैं, राइट। तो ड्यूरिंग दोज डेज इट वॉज वेरी कॉमन टू गेट गर्ल्स मैरिज एट द एज ऑफ 14 और 15, एंड तब के टाइम में काफ़ी कॉमन था कि लड़कियों की शादी, जैसे हम बाल विवाह कहते हैं, जो कि आज भाई रोका गया है, बंद किया गया है ना, लड़कियों की शादी 14-15 की उम्र में हो जाती है। लड़की हल्की सी बड़ी नहीं हुई, भैया इसको शादी करा दो, नहीं तो ये बिगड़ नहीं जाए, बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं ले जाए, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं करते दुनिया में, है कि नहीं। सो हर पेरेंट्स अप्रूव्ड, और हुआ ऐसा कि उसके माँ बाप ने बिना उनकी परमिशन के, यानी बिना उनसे पूछे, प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया एक लड़के से जो कि एक डेप्यूटी कलेक्टर था। यानी वो लड़का बहुत ही अच्छा कमा रहा था, अच्छी पोजीशन पे था, डेप्यूटी कलेक्टर था, तो इनका प्रपोजल जो है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और अभी इस्मत जी को पता नहीं है। प्रेपरेशंस फॉर द मैरिज बिगैन इन राइट अर्नेस्ट, यानी और जैसे ही उन्हें पता चला, क्योंकि उन्हें पता था शी वॉज अ वेवर्ड गर्ल, यानी बहुत मनमौजी थी वो, तो बहुत ही जल्दी पहली फुर्सत में उन्होंने जो है तैयारियां चालू कर दी। वन डे शी नोटिस सम अनयूजुअल एक्टिविटीज एट होम। अब ऑफकोर्स खुराफा थी तो वो बहुत ही थी, तो उनको घर में अनयूजुअल एक्टिविटी दिखी, यार इतनी तैयारी क्यों कर रहे हैं, क्या चल रहा है भाई। So after making discreet inquiries, she came to know that the preparations related to her marriage, यानी जब उन्होंने बहुत ज़्यादा सतर्क इंक्वायरी की, सबसे पूछताछ की, तब उन्हें पता चला कि ये प्रेपरेशंस उनकी मैरिज के लिए हो रही है, उनकी शादी के लिए हो रही है। अब देखना बेटा, तुम्हें लग रहा है शांति से वो मान जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। She wrote to her elder brother Azim Beg Chughtai requesting him to stop this marriage. अब उन्होंने, उनका बड़े भाई थे अजीम बैग चुगताई, तो उन्हें लगा शायद यार बड़े भाई मेरी थोड़ी मदद कर दे, तो उन्होंने खत लिखा कि प्लीज़ भाई ये शादी आप रुकवा दो, मुझे शादी नहीं करनी है। He wrote back saying that the proposal in fact was sent by him, that the boy was suitable from all counts and that she could continue her study after marriage. तो उसके भाई ने बताया कि भाई मैं कैसे रुकवाऊँ, ये शादी का रिश्ता तो मैंने ही भिजवाया था, क्योंकि मुझे पता चला है लड़का बहुत ही बढ़िया है ना, सब जगह से बढ़िया है, और तुम चाहती हो तो तुम शादी के बाद भी जो है अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर सकती हो। तो बोली लो भाई को बोला था कि रुकवा दो शादी, एंड रिश्ता उन्होंने ही भिजवाया था कहीं से, ठीक है। तो अब वो बड़ी कंफ्यूज हो गई। देन शी टोल्ड हर पेरेंट्स दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू मैरी, एटलीस्ट नॉट जस्ट येट। तो फिर उन्होंने अपने पेरेंट्स से बात की, मम्मी पापा को क्लियरली बताया कि मुझे अभी शादी एटलीस्ट अभी तो बिल्कुल ही नहीं करनी है। When all persuasions failed, she thought out a plan which was sure to succeed. यानी जब समझाना बुझाना, मतलब सब कुछ कर लिया उन्होंने, साम दाम दंड भेद, तब भी नहीं माने। तो अब वैसे ही मैंने बोला ना, बहुत ज़्यादा दिमाग इनका तेज था, तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया। अब वो आइडिया क्या था? शी रोट टू हर कजिन जुगनू, उनका कजिन था जिसका नाम जुगनू था, अथर हुसैन, जुगनू यानी उनका निकनेम होगा, अथर हुसैन, सन ऑफ हर एल्डर मेटर्नल अंकल। अब इसमें हम अंदाज़ा लगा सकते हैं मेटर्नल अंकल कौन होता है, मामा जिसे हम कह सकते हैं, तो बड़े मामा का बेटा, ठीक है, हिंदी में समझो, बड़े मामा का बेटा है, कजिन हुआ ना। तो उनको लेटर लिखा इन विच शी मेड एन इम्पैशन्ड प्ली टू हिम टू रेस्क्यू हर फ्रॉम द इम्पेंडिंग कैटास्ट्रोफी। घबराना नहीं, इतने खतरनाक वर्ड देके देखो, इम्पैशन प्ली, प्ली का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना किसी से। तो उसने बिल्कुल नहीं ऐसे हाथ पैर जोड़ के कि अरे भाई ये करवा दो, है ना, तो उसने बिल्कुल ऐसी रिक्वेस्ट करी टू रेस्क्यू हर। रेस्क्यू का मतलब क्या होता है बेटा, किसी को बचाना। तो कहा कि मुझे बचा लो फ्रॉम द इम्पेंडिंग कैटास्ट्रोफी,
कैटास्ट्रॉफी यानी कोई आपदा है, तो इम्पेंडिंग यानी आसन्न आपदा से, ये जो होने वाला है, प्लीज मुझे इससे बचा लो। आगे देखते हैं। She asked him to write a letter to his father conveying his wish to marry her. अब आपको अगर ये पता हो कि यूजुअली मुस्लिम कम्युनिटीज में ऐसा होता है कि दे कैन इवन मैरी देयर ओन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड कजन्स, ठीक है, उनमें चलता ही है भाई। तो अब वहाँ पे वो अपने भाई को कहती हैं कि तुम एक ये नाटक करो, तुम मेरे पापा को एक लेटर लिखो और ये बताओ कि यू वांट टू मैरी मी, ठीक है, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, एंड ऑफ कोर्स ये अपन करके नाटक, फिर उसके बाद शादी नहीं करेंगे, ठीक है। सो जुगनू वेंट अलॉन्ग विद हर प्लान, जुगनू ने एग्री किया, उसका भाई था भाई, तो उसने कहा ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा, एंड कन्वेड हिज विश टू हिज फादर हु प्लीडेड विद हिज सिस्टर टू ब्रेक ऑफ द अदर एंगेजमेंट। तो यानी फिर उसने जो है बहुत ही रिक्वेस्ट की इस्मत जी की, अब मामा है, मामा मम्मी को मनाएंगे तो हो ही जाता है, होता है ना, मामा की बात, अपने साइड वालों की बात मम्मियाँ मान जाती हैं शांति से, है ना, तो मामा की बात सुन के उन्होंने भी मान ली कि चलो ठीक है ऐसा कर लेते हैं, इस वाली शादी का प्रपोजल हम डिक्लाइन कर देते हैं। नुसरत खन्नम, who was deeply attached to her brothers and was very fond of Jugnu, was only too happy to do that. तो नुसरत खन्नम ने भी जो है बहुत ज़्यादा अटैच थी जुगनू से भी और भाई से भी, भाई के बच्चों से भी, होता है ना भाई के बच्चों से बहुत ज़्यादा अलग लगाव होता है भाई, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, वो बहुत ही खुश थी कि चलो ये भी ठीक है। By this extraordinary sleight of hand, Ismat was successful in warding off an early marriage, which in all probability would have effectively closed the doors for further development and literary creativity in her. इसका मतलब है by this extraordinary sleight of hand का मतलब होता है, हिंदी में बताऊं तो इंद्रजाल या हाथ की सफाई, यानी तुम किसी को प्लान में फंसा देते हो ना घूम फिर के, तो अभी उन्होंने क्या किया, इन लोगों ने खुद एक प्लान बनाया और अपने पेरेंट्स को फंसा दिया कि भाई शादी का ये बोल के, एंड एक्चुअली वो बाद में करेगी। तो शी वॉज इन सक्सेसफुल इन वार्डिंग ऑफ, वार्डिंग ऑफ का मतलब होता है पीछे हटाना, यानी वैसे ही उनकी शादी 14-15 में करा दे रहे थे, फाइनली उसका पीछा छूटा, क्योंकि अगर अभी उनकी शादी हो जाती तो उन्हें पता था कि वो जो है अपनी क्रिएटिविटी जो वो जीवन में करना चाहती है, उन सबके दरवाजे बोलने के बाद होती है कि आफ्टर मैरिज यू कैन स्टडी, यू कैन डू दिस, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, राइट। हमें पता है कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अननेसेसरी आ जाती है। तो फाइनली जो है उन्होंने राहत की सांस ली, चैन की सांस ली कि फाइनली इस चीज़ से तो मैं दूर हो गई। इस्मत चुगताई, अब बात करते हैं, चलो इनकी फैमिली की बात हो गई, मस्ती की बात हो गई, अब एक्चुअली बात करते हैं कि इनके बिलीफ क्या थे, ये क्या सोचती थी। Ismat Chugtai had studied Islam, Christianity and Hinduism at some depth, but she found what she termed as mazhab-e-insaniyat, religion of humanity, to be best. तो यानी देखो, despite of being a Muslim, वो एक मुस्लिम थी, लेकिन उन्होंने सारी स्टडी की, उन्होंने इस्लाम की स्टडी की, उन्होंने क्रिश्चियनिटी की स्टडी की, है ना, और उन्होंने हिंदुइज्म की भी स्टडी की डेप्थ में, एंड उनको जो सबसे चीज़ बेस्ट लगी सब में मिला के मजहब ए इंसानियत, यानी द रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी आप किसी भी रिलीजन से आते हो, किसी भी धर्म से आते हो, धर्म तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, धर्म का मकसद क्या होता है भाई, सबको जोड़े रखना, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो होनी चीज़ भाई वो क्या थी, ह्यूमैनिटी, इंसानियत रखना, चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, कहीं से भी आता हो, लेकिन ह्यूमैनिटी उनको लगता था ये चीज़ सबसे बेस्ट है, ये कॉन्सेप्ट बेस्ट है। Hinduism attracted her, particularly she was fascinated by the Hindu mythology and the image of Krishna, the dark god. तो उन्हें हिंदुइज्म से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन था, उन्होंने बहुत पढ़ा था इसके बारे में, एंड हिंदू माइथोलॉजी यानी हमारी जो कथाएं हैं, लोक कथाएं हैं, या हमारी जो किताबें हैं जो लिखी गई हैं भगवानों द्वारा, है ना, तो ये सब उन्हें बहुत पसंद आती थी। एंड इमेज ऑफ कृष्णा, कृष्ण जी के बारे में जैसा बताया जाता था कि वो कैसे आत्मा के ज्ञान पे विश्वास रखते थे, है ना, कि एक गॉड है और गॉड कौन है, हम कहीं और नहीं ढूंढे, हमारे खुद के अंदर है कि नहीं, इंसान के अंदर गॉड है, तो ये सारी चीज़ें उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। यहाँ पे लिखा है द इमेज ऑफ कृष्णा द डार्क गॉड, बेटा डार्क गॉड से कहने का मतलब है हम कॉम्प्लेक्शन की बात करते हैं, हम कृष्ण जी को कहते हैं ना, कृष्ण जी काले हैं और काले हैं लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, राइट, तो ये सब चीज़ें उन्हें काफ़ी अट्रैक्ट करती थी। Though she sometimes attended religious rituals of both the Sunni and Shia schools of Islam, they were more of social rather than religious occasions for her. अब सुन्नी एंड शिया मुस्लिम कम्युनिटी के ही टाइप्स होते हैं, तो वो दोनों स्कूल अटेंड करती थी और दोनों स्कूल में ही उन्हें काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा लगता था कि ठीक है, बहुत ज़्यादा रिलीजियस ओकेजन नहीं होते थे उनके लिए, उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसा लगता था कि जो उनके थिंकिंग से अलाइन नहीं होती थी। She accepted the validity of all religions in the conduct of human life. वो ये मानती थी कि हर धर्म जो है अपनी जगह वैलिड है, कोई भी गलत नहीं है, सबकी अपनी मान्यताएं, बोलते हैं ना हर धर्म अपनी अपनी अलग पॉइंट ऑफ व्यू पे है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू सही है। And man's social behavior, but she did not seem to believe in their
ट्रांसडेंटल नेचर, बेटा ट्रांसडेंसी जब हम कहते हैं तो ये बेसिकली रिलीजन या गॉड से रिलेटेड एक चीज होती है। इसमें ये होता है कि बिलीविंग दैट गॉड इज आउटसाइड ऑफ ह्यूमैनिटीज फुल एक्सपीरियंस, यानी कुछ कुछ जगहों पे बात की जाती है कि भगवान को समझा नहीं जा सकता, भगवान की लीला अपरंपार है, यानी हमारे ग्रास में भगवान नहीं आ पाएंगे, कॉमन आदमी कैसे समझेगा भगवान क्या है। तो ये वाली चीज़ जो है उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। उनको लगता था कि गॉड जो है हर एक कॉमन इंसान समझ सकता है, यानी जैसे हमने बता दिया है ना कि भगवान सबकी समझ से बाहर है, ऐसा है, तो उन्हें इन चीज़ों में बिलीव बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, ट्रांसेंडेंटल नेचर समझ आ गया। चलिए, Neither did she seem to believe in a life after death। तो ये उनकी मान्यताएं थी। देखो यहाँ पे हम ये नहीं साबित कर रहे हैं कि कुछ सही या गलत है, इस्मत जी की कहानी है, तो उनकी क्या मान्यताएं थी वो हमने यहाँ पे पढ़ते हैं। तो उन्हें ये भी नहीं समझ आता कि लाइफ आफ्टर डेथ क्या होती है। A streak of agnosticism runs through her stray comments about religion। तो जब भी हमने सुना है उनके बारे में, जब वो धर्म के बारे में बात करती हैं, तो अ स्ट्रीक ऑफ एग्नोस्टिज्म, बेटा एग्नोस्टिज्म होता है एक ऐसा इंसान जिसको श्योरिटी नहीं होती है कि सही में भगवान एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसा ही जब वो धर्म के बारे में बात करती हैं तो जैसे हर इंसान के मन में सवाल होता है, भगवान है तो कहाँ है, कैसे हैं, लेकिन हमें सबको पता है यार एक दिव्य शक्ति ज़रूर है यार जिस पे हम सब बिलीव करते हैं। तो यही नहीं, वो एक इंसान के तौर पे अपने प्रश्न, अपनी बातें प्रकट करती थी इसमें। All this becomes clear in her answer to the question on the presence of religion in her works। तो उनका कुछ बातें उन्होंने कही हैं उनके काम में, उनकी बोलचाल की भाषा में, उन्होंने जो किताबें लिखी हैं उसमें क्लियरली पता चलता है कि उनके क्या ओपिनियन थे प्रेजेंस ऑफ रिलीजन पे, धर्म के होने पे उनके क्या ओपिनियन थे, जो कि हम देखते हैं। जेपी पूछते हैं, देयर इजंट टू मच ऑफ इस्लाम इन योर स्टोरीज, आर यू अ बिलीवर। तो यहाँ पे वो पूछते हैं कि इस्मत जी, हमने आपकी बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी, लेकिन आपकी कहानियों में आपने इस्लाम धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा नहीं है, क्या आप एक बिलीवर हैं, क्या आप मानती हैं इसमें या नहीं मानती हैं। तो इस्मत जी कहती हैं, नाउ डोंट गेट मी इनटू ट्रबल, यानी ये बातें करके मुझे परेशानी में मत ले आइए भाई। आई कैन रिसाइट द कलिमा ब्यूटिफुली व्हेन नेसेसरी, फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई विजिट पाकिस्तान। तो वो कहती हैं मैं कलिमा बेसिकली 6 इस्लामिक फ्रेजेस होते हैं, प्रेयर्स होती हैं जो मुस्लिम से रिसाइट की जाती हैं, राइट। तो कहती हैं मैं कलिमा बहुत सुंदर तरीके से पढ़ सकती हूँ जब मान लो मैं जब पाकिस्तान जाती हूँ या कहीं। तो कहा कि आप मुझे ऐसा मत समझिए कि मैं धार्मिक नहीं हूँ, मैं ये सारी चीज़ें भी बिल्कुल कर सकती हूँ। I believe there is some power, but I'm not afraid of it। तो कहती हैं, जैसे मैंने आपको कहा, एक दिव्य शक्ति में बोलती है मैं विश्वास करती हूँ, लेकिन इस शक्ति से हमें डरना नहीं है, ये शक्ति हमारी भलाई के लिए जो हमें सही रास्ता दिखाए। If I jump from my window with Allah's name on my lips, I know he won't save me। तो यहाँ इस्मत जी कहती हैं कि अगर मान लो मैं खिड़की से कूद गई अल्लाह का नाम लेके, तो ऐसा नहीं है कि वो मुझे बचा लेंगे। यहाँ पे हमें इस चीज़ को समझना है कि हमें अपने आंखें खुली रख के सारे काम करने हैं और ईश्वर को, ऊपर वाले को याद करना है। इनका कहने का ये मतलब था कि ऐसा नहीं है कि हम इफ़ वी टॉकिंग अबाउट गॉड, अगर हम गॉड को मानते हैं, मैं एक बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल सभी को देती हूँ, अगर हम मानते हैं कि सब कुछ व्यवस्थित है और जो है जो लिखा है वही होगा, है ना, कुछ लोग कहते हैं जो लिखा है वही होगा, तो मैम मेहनत क्यों करना। तो बेटा जब तुम गाड़ी या साइकिल चलाते हो क्या आंखें बंद करके चलाते हो, सब लिखा ही तो है, नहीं, हम आंखें खुली रखते हैं। तो ऐसे ही जीवन में हमें आंखें खुली रखनी है और ऊपर वाले पे ज़रूर विश्वास करना है जो हम काम करने जा रहे हैं, लेकिन आंखें बंद करके कोई भी गलत कदम से, वैसे नहीं ऊपर वाले का नाम लिया और गलत कदम कर रहे हैं, ऐसा कोई भी रिलीजन, कोई भी धर्म कभी नहीं सिखाता है। कहती हैं आई डोंट प्रे बट आई डोंट डू एनीथिंग बैड आइदर। तो बोलती हैं मानती हूँ मैं प्रार्थना ही नहीं करती, ये धर्म के बहुत ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ती, या फिर मान लो पूजा पाठ जैसे मान लो, या फिर पूरे दिन जो है मैं नहीं करती, या मैं नमाज नहीं पढ़ती, मैं इतना प्रेयर नहीं करती हूँ, लेकिन मैं बुरा भी नहीं करती। और यही सबसे बड़ी ह्यूमैनिटी है, यही चीज़ सिखाई जाती है हर धर्म में कि आप जो है, आप धर्म में आप ईश्वर की कही हुई बातों पे कैसे चल सकते हो। एंड व्हेन आई एम सेइंग गॉड, आई मीन एवरी रिलीजन, है ना, जब आप उनकी सिखाई हुई बातें समझें, है ना। ऊपर वाले ने भी यही कहा है, गॉड क्या कहते हैं, गॉड की टीचिंग्स क्या है भाई, कि आप मेरी बातें मानो, किसी के साथ बुरा नहीं करो। अब आज तुम दिन में 10 बार पूजा पाठ कर रहे हो, लेकिन तुम वहीं लोगों को तुम गंदी बातें कह रहे हो, किसी के साथ छल कर रहे हो, कपट कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो बहुत ज़्यादा, तो ये तो बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ हो गई ना। तो भगवान यही कहते हैं कि भाई पूजा अर्चना करनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आपको अच्छाई भी मेंटेन करनी है। और कहती हैं आई हैव नेवर चीटेड एनीबडी, तो मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, मैं बुरी नहीं हूँ, किसी को चीट छल कपट मैंने नहीं किया है। तो ये भी तो भगवान यानी गॉड या अल्लाह की आज्ञा में रहने की ही बात हुई ना।
सो देयर इज नो हार्म इन फॉलोइंग एनी रिलीजन, आई बिकेम अ हिंदू टू। उन्होंने कहा रिलीजन कोई भी फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं है, धर्म हमें अच्छी ही बातें सिखाता है। तो ये बताती हैं कि इस्मत जी भी एक हिंदू में कन्वर्ट हुई थी वो। आई फेल इन लव विद अ हिंदू बॉय, इन्हें जो है एक हिंदू लड़के के साथ प्रेम हुआ था। ही टुक मी टू द टेम्पल, मेड मी ड्रिंक काउस पी, तो यानी वो मुझे मंदिर में ले गए थे। काउस पी यानी जिन्हें हम कहते हैं गौमूत्र भी मुझे पिलाया। तो इससे कुछ नहीं होता है भाई कि आपका कुछ धर्म परिवर्तन हो गया। धर्म का मतलब क्या है? अच्छी चीजें सिखाना। इट वॉज क्वाइट फ्रेग्रेंट, आई हैव बीन टू टेम्पल्स, आई लव देयर प्रसाद, आई लव देयर पूरी। यानी एक अलग कम्युनिटी से होने के बावजूद भी उन्होंने कितनी अच्छी यूनिटी दिखाई है। वो अपनी कम्युनिटी को भी रिस्पेक्ट करती हैं एंड दूसरी की भी। तो उसी बारे में बताती हैं कि जब मैं मंदिर जाती हूँ तो मुझे वहाँ के प्रसाद, वहाँ की पूरियाँ, जो बढ़िया अपन को हलवा पूरी मिलती है, वो सब भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इन सम सेंस शी ऑलवेज रिमेन्ड अ चाइल्ड, क्यूरियस एंड प्रिकॉशियस। तो मैंने जैसे बताया था, इस्मत जी जो है बहुत ही रेबिलियस भी थी, यानी बदलाव भी लाना चाहती थी, लेकिन उनके अंदर एक बचपना भी था। बहुत प्यारी सी थी वो, ऑनेस्ट थी बिल्कुल ही। और एक बोलते हैं ना बचपन वाली चीज़ होती है, अपने से कम उम्र का एक्ट करना, यानी बहुत ज़्यादा ओवर मेच्योर्ड भी नहीं, बहुत मस्तियाँ करना, खेल कूद करना, सब पसंद था उन्हें। हर लव ऑफ मिस्चीफ एंड चाइल्ड लाइक वंडर नेवर लेफ्ट हर। और ये मैं हमेशा सबको कहती हूँ, अपना बचपना कभी मत छोड़ो। आज भी मैं भी यार ऐसा थोड़ी ना है कि बड़े हो गए तो सीरियस दिखना है, बहुत ज़्यादा परेशानी में रहना है। बचपन वाली चीज़ें ज़रूर किया करें, खुश रहा करें और खुराफात ज़रूर अपनी चालू रखें, है कि नहीं। शी वॉज ऑलवेज गेम फॉर नोवल एक्सपीरियंसेस, मीटिंग न्यू पीपल एंड सीइंग न्यू प्लेसेस। तो उन्हें हमेशा शौक है, कोई भी उम्र थी, नए नए लोगों से मिलना, नई नई जगह पे जाना, बहुत सारी अजीब अलग अलग चीज़ें करना उन्हें बहुत पसंद था। She traveled to China, Soviet Russia, France, England, Finland, East Germany, Czechoslovakia and Pakistan, and her excitement is evident in the travelogues that she wrote after her travels. तो यानी इतनी सारी, यार पढ़ते पढ़ते थक गए हम, इतनी सारी जगह वो घूम के आई थी। एंड उनका एक्साइटमेंट कि उन्हें कितना पसंद था वो क्लियरली पता चलता था उनके ट्रैवलॉग्स, यानी उन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखे थे जिसमें उन्होंने बताया था कि वो जिन जिन जगह गई थी वहाँ उन्होंने क्या किया, क्या खाने का था, सब कुछ उन्होंने एक्सप्लेन किया था। In her twilight days, she had lost her memory and had become quite frail. Twilight days में यानी जब उनका थोड़ा बात का टाइम आने लगा, यानी थोड़ा उनका बुढ़ापा जब आने लगा, तब वो कहीं ना कहीं होता है ना, थोड़ा एज जब इंसान की हो जाती है तो थोड़ी थोड़ी याददाश्त जाने लगती है, चीज़ें भूलने लगते हैं, राइट। तो उनकी मेमोरी काफ़ी वीक हो गई थी और वो काफ़ी फ्रेल यानी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर सी हो गई थी। However, neither age nor the vicissitudes of life could blunt her rapier sharp wit और subdue her aggressiveness। तो ये तो हम कह रहे हैं, ये डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो वीक हो गई थी, लेकिन ना ही उम्र एंड ना ही विसिट्यूड्स ऑफ लाइफ यानी जीवन के उतार चढ़ाव, परेशानियां could blunt her rapier sharp wit। बेटा रैपियर बेसिकली एक तलवार होती है, तो तलवार कैसे नुकीली होती है, तो कहते हैं कि यहाँ ना ही उम्र या ना ही बुढ़ापा ना ही जीवन के चढ़ाव उनकी जो तलवार की धार जैसी जो उनकी एग्रेसिवनेस है, जो करना है उनको जीवन में, उसको कहीं भी कम कर सकता है। यानी उनका जज्बा कोई भी चीज़ जीवन की कम नहीं कर सकती थी। डिस्पाइट हर फेलिंग हेल्थ, हर कॉन्फिडेंस इन हर सेल्फ एंड हर innate stubbornness did not leave her। यानी बावजूद उनकी तबीयत इतनी खराब होती थी, और तबीयत खराब होने में तो हमने आधे लोग देखे हैं जो रोते ही रहते हैं, है ना। कितने लोग रोते ही रहते हैं, जी मेरे को लग गई, कमर दर्द है, ये दर्द है, बीपी है, वो है, इतनी बीमारियां, और इनको इतना कुछ होने के बाद भी उन्हें खुद पे पूरा कॉन्फिडेंस था। एंड मैं भी यही मानती हूँ, इंसान पॉजिटिव रहो, सब पॉजिटिव हो जाएगा। जीवन में परेशानियां तो आनी ही है, किसकी नहीं है वो बता दो मुझे। खुद पॉजिटिव रहो, जैसे ये थी, इनके अंदर अपना कॉन्फिडेंस था, innate stubbornness थी कि मुझे पता है जीवन बढ़िया तरीके से आखिरी सांस तक जीना है। तो इन सब चीज़ों उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना, जोशीला इंसान जो होता है वो आपको मुझे लग रहा है पढ़ते ही समझ आ रहा होगा, तो वो एक्चुअल में तो कितनी खास शख्सियत रही हैं। She could never accept that she was wrong or bring herself to accept defeat। ये इनकी एक अलग बात थी कि ये कभी नहीं मानती थी कि वो गलत या कि वो गलत हो सकती हैं या अपनी हार को वो मान ले। Whenever she committed a fox pass and contradicted her own statements। तो अब जैसे हम मानते हैं ना, थोड़ा उनका बुढ़ापा आ रहा था तो वो कहीं ना कहीं मेमोरी उनकी जाती जा रही थी। तो कभी भी मान लो उन्होंने कोई गलत कदम या फिर अपने स्टेटमेंट में ऐसा कुछ कह दिया हो, तो पीपल उनको पॉइंट आउट करते थे कि आपने कुछ टाइम पहले तो ये बात कही थी, अब आप ये बात कह रही हैं।
तो शी वुड शाउट देम डाउन एंड कूलली डिसओन हर ओन अर्लियर स्टेटमेंट्स। वो इतनी बढ़िया थी, वो ऐसे नहीं कि उस पर रो रही हैं, सोच रही हैं अरे मेरी मेमोरी जा रही है, कहते कोई नहीं मैं स्टेटमेंट को बदल लेती हूँ, कूलली लोगों को शांत कर देती थी। ठीक है, पहले मैं ये मानती थी इंसान बदलता है ना, अब मैं ये मानती हूँ। तो यानी उनकी मेमोरी जाने लगी पर फिर भी उनका जज्बा, उनकी जो है वो एग्रेसिवनेस कहीं नहीं गई। Similarly, she used to shout at doctors who said that she had lost her memory. और डॉक्टर्स पे भी चिल्ला देती थी जो उनको कहते थे कि आपकी मेमोरी जा रही है। कहती कुछ नहीं भाई, मैं बढ़िया हूँ, मैं एकदम बिंदास हूँ और ऐसी कोई मेमोरी मेरी नहीं जा रही है। Eventually, the end came on October 24, 1991, when she was found dead in her bed in the morning. सो इवेंचुअली एक बहुत ही खास शख्सियत का देहांत हुआ। खैर देहांत तो शरीर का होता है, लेकिन उनकी देखो बातें जो है, उनका मोटिवेशन जो है आज भी हमारे साथ है। सो कैन नोट द डेट है 24 अक्टूबर 1991 को शी वॉज फाउंड डेड। सुबह अपने बिस्तर पे, मॉर्निंग पे उन्हें मृत पाया गया। सो इसी के साथ जो है इनकी कहानी यहाँ पे हमारी ख़त्म होती है। होपफुली आप लोग को ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है वर्ड्स में ही, पढ़ने में ही काफ़ी कुछ इनके बारे में समझ आ गया। She was not buried in accordance with the Muslim funeral rites, but quietly cremated, as she is said to have wished in the electric crematorium. तो मैं आपको बताती हूँ, लास्टली जब उनकी डेथ हो गई तो उन्हें जो है मुस्लिम राइट्स, जैसे मुस्लिम लोग मृत्यु के बाद क्या करते हैं, गाड़ देते हैं ना, बरी कर देते हैं, है ना, बट क्वाइटली क्रिमेटेड एज शी इज सेड टू हैव विश। तो पर उन्होंने कहा कि मुझे क्रेमेशन चाहिए और एक इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में, यानी मेरे शरीर को पूरी तरह से जला दिया जाए। जैसे बोलते हैं ना अस्थियां, हिंदुओं में जैसे अस्थियां बहाते हैं, तो इनका अंतिम संस्कार इस वे में किया गया था, क्योंकि यही इनकी इच्छा थी। सो विद दिस we finished chapter number 5 Ismat Chughdai, and we all know a lady with a difference। बहुत ही बढ़िया और मोटिवेटिंग अगर आपको कहानी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड सभी क्लास 9 के दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। सो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसी पर्टिकुलर चैप्टर के एक्सरसाइजेज यानी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।